चैप्टर 1 तुम्हारे पास चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 चैप्टर्स किस पार्ट पे बिलोंग करते हैं? ये सारे हमारे चार्जेस के बारे में स्टडी है, स्टडी रिलेटेड टू चार्जेस। अब चार्जेस की स्टडी दो टाइप की होती है, एक होता है स्टेशनरी चार्ज और एक होता है चार्जेस इन मोशन। स्टेशनरी चार्ज इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, इसका मतलब होता है स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, ये हो गया चार्जेस एट रेस्ट। का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो जो चार्ज रेस्ट पे होंगे दैट इज कॉल्ड, उसकी स्टडी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड जो होता है टाइप, वो होता है मूविंग चार्जेस। एक स्टेशनरी चार्जेस स्टडी करते हैं, एक मूविंग चार्जेस हम स्टडी करते हैं। मूविंग चार्जेस, ठीक है। स्टेशनरी चार्जेस में क्या होता है? स्टेशनरी चार्जेस चैप्टर 1 एंड 2 में हम लोग स्टेशनरी चार्ज स्टडी करते हैं। जो एनसीईआरटी के मुताबिक चैप्टर 1 एंड 2 है, चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 1 एंड 2 में स्टेशनरी चार्ज स्टडी करते हैं, रुकी हुई चार्जेस को स्टडी करते हैं, जो मूव नहीं कर रहे, चार्ज रेस्ट पे है, स्टेशनरी चार्ज है। चैप्टर 3 से लेकर 6 तक, 3 से लेकर 6 तक जो स्टडी करना होता है, 3, 4, 5, 6, उन सारे चैप्टर्स में हम लोग मूविंग चार्जेस के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि मूविंग चार्जेस कैसा होता है, उससे क्या इफेक्ट क्रिएट होते हैं, मूविंग चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट्स। ये ठीक है। पहले दो चैप्टर्स हैं रुके हुए स्टेशनरी चार्जेस, और फिर थर्ड के बाद जो भी है वो सारे मूविंग चार्जेस हैं 6th चैप्टर तक। 7th चैप्टर पार्शियली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड, पार्शियली कनेक्टेड है उसके साथ, चार्जेस पार्शियली कनेक्टेड है। ये हो गई। अब इसके बाद देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। किसी ने कुछ नोट्स बनाना हो तो फिर बता देना कि इरेज करूँ या ना करूँ, बता देना मुझे। यस सर। पहले बोर्ड में तो कुछ था नहीं, बट ऐसे रिकॉर्डिंग भी रहेगा अवेलेबल तुम्हारे पास, कॉपी करना हो तो बता देना मुझे। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है टॉपिक चार्जेस एट रेस्ट में। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोर्सेस। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें फोर्सेस पढ़ना है और साथ में हमें फील्ड पढ़ना है। कौन सी दो चीजें पढ़नी है? फोर्सेस एंड फील्ड्स। मेनली हमें ये दो चीजें पढ़नी है, फोर्सेस एंड फील्ड। फील्ड भी किस टाइप का? इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेन पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब बेसिकली होता क्या है, अगर दो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अगर ये आपस में नजदीक में रखेंगे, ये क्लोज टू ईच अदर रखा हुआ है। कैसे रखा है? क्लोज, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, क्लोज टू ईच अदर है। क्या दिखाई देगा? अगर क्लोज टू ईच अदर है तो दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। मैंने स्टार्टिंग में 2 लेक्चर लिए थे, वो तुम लोगों ने देख रखे होंगे मेरे ख्याल, 2 लेक्चर मैंने डाले थे यूट्यूब पे और तुम्हें लिंक भी भेजा था शायद। तो उसमें क्या था कि उसमें चार्ज की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी थी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या था वो पढ़ रखा था, एंड फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था कि कूलम्स लॉ वगैरह के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी हमारी। ठीक है, उसी लाइन पर हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दो चीज़ें, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन, इट इज फाउंड दैट दे रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब क्या होता है? पुश अवे, किसी को दूर पुश कर देना, दैट इज कॉल्ड एज रिपेल करना, पुश अवे, इसका मतलब होता है रिपेल। किसी को अट्रैक्ट मतलब उसको पुल टुवर्ड्स यू, दैट इज कॉल्ड एज अट्रैक्ट। किसी को पुश अवे कर, दैट इज कॉल्ड एज रिपेल। दो चीज आ गई, रिपेल एंड अट्रैक्ट, रिपेल एंड अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिपेल करता है, वो दूसरे को धक्का देता है, दूर भेजता है। ठीक है, तो वो हो गया रिपेल। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन
एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल करता है, रिपेल मतलब ये इसको उधर धक्का देगा, इसने उसको उधर धक्का दिया और इसने उसको उधर धक्का दिया, ऐसे दोनों एक दूसरे को दूर दूर भेजना चाह रहे हैं। रिपेल का सिंबल हो गया, ये अट्रैक्ट का सिंबल हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये हो गया अट्रैक्ट। ये सारा कुछ क्लियर है। तो ये जो अट्रैक्ट है, पुश या पुल जो भी उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। एनी पुश और पुल कैन बी कॉल्ड एज अ फोर्स। तो ये भी एक पुश एंड पुल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है? फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो रुकी हुई चार्जेस आपस में उसी में फोर्स लगाते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चाहो तो लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, नोट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is the force, electrostatic force is the force, electrostatic force is the force with which, electrostatic force is the force with which a charged particle attracts or repels. Electrostatic force is the force with which a charged particle attracts or repels another charged particle. एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एक और नाम है कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स का स्पेलिंग क्या होता है? COULOMBIC, कूलम्बिक फोर्स। ये हो गया कूलम्बिक फोर्स। डन। ये कूलम्बिक फोर्स क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स क्लियर है। यस सर। अब इस बोर्ड को मैं क्लियर कर रहा हूँ। इस बोर्ड को मैं क्लियर कर, तो कुछ नोट्स करना है तो नोट कर लो। बोर्ड को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। कर दूं क्लियर? यस सर। थोड़ा इंटरेक्शन रहे तो सही रहता है लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड क्लास में ना वो इंटरेक्शन वाला पार्ट मिसिंग हो जाता है। तो अब हमारे पास हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फोर्स है। फोर्स का यूनिट्स क्या होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है? तो क्वेश्चन आता है यूनिट्स डायमेंशंस। तो यूनिट्स क्या होंगे, डायमेंशंस क्या होंगे, ये निकालना हमें आना चाहिए। फोर्स सिंपल चीज है, इसकी तो डायमेंशन पता ही होती है सबको। यूनिट्स क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। किसी भी टाइप का फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, जो भी हो, सबके यूनिट्स होते हैं न्यूटन। तो न्यूटन के यूनिट्स में इसको प्रेजेंट करते हैं हम। ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, ऐसा यूनिट है न्यूटन। और डायमेंशन कैसे निकालते हैं? फोर्स का सिंपल कोई सा ही फॉर्मूला पिक कर लो। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन हो जाता है m1 और एक्सेलरेशन का होता है L1t-2। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हो जाता है L1t-1 और डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, तो ये हो जाएगा L1t-2। क्या आ गया? m1 L1t-2। क्लियर है? ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? m1 L1t-2। ये सिंपल वाला, ये कोई पूछने वाला नहीं तुमसे, एग्जाम में ये कभी आएगा नहीं फोर्स का डायमेंशन। लेकिन कुछ और क्वांटिटीज है जो आएंगे, जो हम लोग भी पढ़ने वाले हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन हर एक क्वांटिटी का नोट करते जाना। फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, डायमेंशन हो गया m1 L1t-2। बट एग्जाम में ये आने के चांसेस नहीं है, कोई चांस नहीं है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, ये नोट हो गया फोर्स के ऐसा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब देखते हैं हम लोग फोर्स के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हमारे सिलेबस में क्या आता है फोर्स का? फोर्स का सबसे पहला पार्ट हमारे सिलेबस के अंदर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ।
फोर्स का पहला पार्ट क्या आता है हमारे सिलेबस में? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होता है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charges, the force of interaction between two charges इसके दो पॉइंट्स होते हैं। इज डायरेक्टली, पहला पॉइंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्लियर है तुम लोगों को? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस No. is directly proportional to product of charges। और सेकेंड पॉइंट है is inversely proportional to square of distance between them, inversely proportional to square of distance between them। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम या फिर सेपरेशन बिटवीन देम ज्यादा बेटर वर्ड होता है। डिस्टेंस बिटवीन देम भी बोल सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन देम भी बोल सकते हैं। सेपरेशन ज्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है। Coulomb's law, the force of interaction between two charges is directly proportional to product of charges, inversely proportional to square of separation between them। सिंबल के फॉर्म में क्या बनेगा ये? अगर फोर्स का सिंबल F यूज करते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते, यहाँ पे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये लाइन दिखा रहा है, ये दिखाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसका सिर्फ वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, बस वो यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये Q1 की वैल्यू, साइन नहीं, प्लस माइनस को साइन को नहीं देखते हम लोग, सिर्फ चार्ज की वैल्यू कितनी है इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। Q1 का मॉड मल्टीप्लाइड बाई Q2 का मॉड। ये समझ में आ गया? फोर्स मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या दिखाता है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को साथ में कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 by R2 R square। कुछ बोल रहे हो क्या समर्थ? नहीं सर, वही नीचे R square आ जाएगा। प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F का मॉड इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये प्रोपोर्शनल टू का साइन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और जब इक्वल टू करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? जब इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो होता है K। K ये होता है K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। क्या है ये? स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। नोट कर लो। The force of interaction between two charges is directly proportional to product of charges and is inversely proportional to square of distance between them। F is proportional to Q1 Q2, F is proportional to 1 upon R square, F is proportional to Q1 Q2 upon R square, इक्वल टू डालेंगे तो K Q1 Q2 upon R square।
नोट हो जाए बता रहा हूँ, नोट कर लिए सबने? Yes, Yes, sir. sir. सबका हो गया? हाँ जी Yes, सर. sir. तो बोर्ड क्लियर कर दूंगा फिर। ऐसे मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि मतलब किसी कुछ मिस होता है तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद है हमारे पास जो हमने के की बात की, के क्या होता है। अब के को डिटेल में समझना है हम लोगों को, के क्या होता है। ठीक है, पहले के यूनिट्स एंड डायमेंशंस को देखते हैं। के का यूनिट्स क्या है, के का डायमेंशंस क्या है। फॉर्मूला के मुताबिक निकाल सकते हैं के यूनिट्स। फॉर्मूला क्या था? एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? फोर्स का होता है न्यूटन। आर जो है वो आर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर। Meter. Hmm. चार्ज का होता है कूलम। चार्ज का होता है कूलम। सी होता है इसका सिंबल। चार्ज का यूनिट्स होता है कूलम्स। इसको यूज करो और कैलकुलेट करो कि के यूनिट्स क्या होने चाहिए। के यूनिट्स कैलकुलेट करो। Newton meter हाँ, square per coulomb square. करेक्ट। तो ये मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये अपॉन में आ जाएगा कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसके एसआई यूनिट हो गए। के का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसके डायमेंशंस क्या होंगे? इसके डायमेंशंस निकालो। डायमेंशन के लिए यूज कर सकते हैं चार्ज का डायमेंशन। इसके दो मेथड्स होते हैं। एक में चार्ज को क्यू मान सकते हैं, दो तरह के तरीके चलते हैं। एक में चार्ज को हम लोग क्यू मान सकते हैं। एक और मेथड है, उसमें हम लोग चार्ज की जगह एटी मान सकते हैं। ए होता है करंट का डायमेंशन, तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम चार्ज होता है। ए करंट के लिए यूज करते हैं, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम बिकम्स चार्ज। तो ये एटी वाला यूज करते होता है। एटी वाले के हिसाब से क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ के। डायमेंशन निकालना आता है ना? डायमेंशन कैलकुलेट करना आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स का आ सकता है। डायमेंशन कैलकुलेट करना 1 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन बोर्ड्स में। और डायमेंशन क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में भी आते हैं। आईआईटी में नीट वगैरह में भी डायमेंशन क्वेश्चन आते हैं। अभी तो हम लोग मेनली बोर्ड से पहले फोकस करके देखते हैं, बाद में हम लोग टाइम बचेगा तो आईआईटी नीट वगैरह के भी ट्राई करेंगे। अभी पहला सिर्फ हम लोग बोर्ड्स के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टाइम के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि इस साल हो सकता है कि आईआईटी नीट वगैरह के एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएंगे बाद में, तो फिर वो काफ़ी गैप मिल जाएगा, तब हम लोग ट्राई कर सकते हैं। कैसे निकाल रहे हो डायमेंशन? किसी का आया आंसर? Sir, m a per square l square एम ए स्क्वायर एल per स्क्वायर। ए sir पर a स्क्वायर। inverse square. हाँ एट जी. -2 रख देते हैं, ठीक है। -2 और टाइम नहीं आ रहा है इसके अंदर।
टाइम नहीं आ रहा इसके अंदर? सर नहीं आ रहा है। आ रहा है? कितना आ रहा है? पावर्स क्या आ रहा है टाइम का? -4। टाइम टू द पावर -4। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या करेक्ट है या नहीं। पहले फोर्स का डायमेंशन पुट करेंगे, तो फोर्स का रखेंगे m1 l1 t-2। फोर्स का याद रखना हमेशा, फोर्स एंड एनर्जी का याद रखने से बहुत फायदा होता है। फोर्स का m1 l1 t-2, k को तो k ही रख लेते हैं। और चार्ज का क्या है? 80। 80 से मल्टीप्लाई होगा। और नीचे क्या है? r का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो वो लेंथ का स्क्वायर हो गया नीचे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे आएगी, ये अपॉन में नीचे। ये क्या हो जाएगा? m1, मास का तो एक ही टर्म है, l1 और l2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो ये l³ हो जाएगा। लेंथ का पावर में 3 हो जाएगा और ऊपर में t⁻² रहेगा अपॉन a मल्टीप्लाई a² बन जाएगा और t⁻² हो जाएगा। ठीक है, नहीं t⁻+2 रहेगा, नीचे t⁻+2 रहेगा। टी में t² हो गया ना, a² t² नीचे है, सबसे ऊपर ले जाएंगे पावर्स को, तो क्या बन जाएगा? ये m1 l3 a-2 t-4 आ रहा है आंसर। m1 l³ a-2 t⁻⁻4। ये डायमेंशंस ऑफ k निकल के आया। तो जिसने बताया था उसमें लेंथ के पावर्स में कुछ मिस्टेक दिख रहा है, बस लेंथ का स्क्वायर नहीं होगा, लेंथ का क्यूब हो जाएगा ये। तो आ जाएगा m1 l3 a⁻⁻2 t⁻⁻4। तो ये ऑप्शंस आ सकते हैं कि 4 ऑप्शंस दे दिया, बताओ डायमेंशंस क्या हो गया, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है 1 मार्क्स में। तो आजकल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं बोर्ड्स में। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आजकल 1 मार्क्स वाले आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, कैसे हो सकता है वो। 20 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच। तो ये नया स्टार्ट हुआ इस साल से, 2020 में पहली बार आया है। पहले सिर्फ 5 मार्क्स का था, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, अब ये बढ़ा दिया इनका नंबर्स। ये क्लियर है सबको? Yes. और क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, तो डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो इसका। के का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं एक और चीज जो के से कनेक्टेड है। कनेक्टेड एक और चीज क्या होता है? जब देखा गया के क्या होता है, तो के एक्चुअली डिपेंड करता है, के डिपेंड्स ऑन मीडियम। के की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन मीडियम। किस मीडियम की बात करें उस अकॉर्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट होगा। और इसके हिसाब से फोर्स की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है ना, के डिपेंड्स ऑन मीडियम। के डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मान लो चार्ज Q1 Q2 है। फोर्स की वैल्यू अगर एयर में तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर बीच में एयर है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे अगर एयर है तो फिर वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर इनके बीच में वाटर है तो फिर वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर इनके बीच में ऑयल है तो वैल्यू डिफरेंट होगी फोर्स की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, डिपेंड करता है कि बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है, वाटर है, ऑयल है, वैक्यूम है, अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, तुमने पढ़ा ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कुछ भी बीच में लिक्विड प्रेजेंट है, कोई कोई गैस प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड के डिपेंड्स ऑन मीडियम। के की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन मीडियम। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये पॉइंट क्लियर है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। कौन सी मीडियम में उसके हिसाब से फोर्स की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आएगी। हो सकता है कहीं पे 80 न्यूटन आ रहा है, कहीं पे 10 आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है। हर मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट फोर्स की वैल्यू आएगी बिटवीन द सेम चार्ज एट सेम डिस्टेंस। फोर्स का चार्ज पॉइंट चार्ज की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, फोर्स डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है मीडियम चेंज करने से। ये पॉइंट क्लियर है? चार्ज की वैल्यू सेम, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेम, बट फोर्स
चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। क्लियर? Yes, sir. ओके, इसके हिसाब से हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं। सिंबल क्या होता है? k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो सिंबल हम लोगों ने एप्सिलॉन यूज किया, इसका इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, PERMITTIVITY, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी बताता है कि मीडियम कितना अलाउ कर रहा है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो क्या बोलते हैं इसे? एप्सिलॉन। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? एप्सिलॉन। k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, EPSILON। ये सिंबल का नाम है, सिंबल का नाम एप्सिलॉन है। सिंबल हम लोग यूज करते हैं ई टाइप का, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन। और यहाँ पे इसका ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। डन। अब ये जो एब्सोल्यूट Yes, sir. परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसमें हमें एक तो वैल्यू याद रखनी है। एक वैल्यू हमें याद रखनी है किसकी? वैक्यूम वाली हमें याद रखनी है। उसके लिए सिंबल होता है एप्सिलॉन के नीचे नॉट लगता है, जीरो लगता है, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट। कहीं भी एप्सिलॉन नॉट मतलब वो बात कर रहे हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही है, NOUGHT लिखते हैं इसमें से। एप्सिलॉन नॉट प्रोनाउंस करते हैं इसको। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। क्या होती है इसकी वैल्यू? 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है। इसके यूनिट्स क्या होंगे? एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स क्या होंगे? उसका डायमेंशन क्या होगा? बताओ। परमिटिविटी ऑफ मीडियम के यूनिट्स क्या होंगे, डायमेंशन क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम के यूनिट्स एंड डायमेंशंस ट्राई करो। इसका सबने से खुद से आंसर निकालना है, बिकॉज ये पुराना वाला कर लिया तो बहुत इजी हो गया। ये के निकाल रखा है तो एप्सिलॉन बहुत इजी हो गया। Sir, Coulomb square Newton per meter square. उसको ऐसे बोलना कि कूलम टू द पावर माइनस, कूलम स्क्वायर हो गया वो, ठीक है। न्यूटन के पावर में क्या होगा? -1 एंड मीटर, मीटर की पावर -2. मीटर -2। और डायमेंशंस क्या होगा?
यूनिट्स बिल्कुल करेक्ट है, डायमेंशंस कैलकुलेट करो। पाई का क्या होता है सर? हाँ, पाई पाई का पाई का डायमेंशन, पाई एक कांस्टेंट नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता। वन डायमेंशन लेस है ना सर? सब डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन नहीं होता। पाई एक कांस्टेंट नंबर 3.14, ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस। तो 1, 4, पाई जो भी नंबर है सारे डायमेंशन लेस है। Sir, M-1, L-3, T4, ठीक है, A2. ठीक है। M-1, L-3, Yes, sir. T+4 एंड A+2। हाँ जी. करेक्ट है। ये ठीक उसके डायमेंशन से उल्टा हो गया। के के डायमेंशन तो उसके बस पावर्स में साइन चेंज हो गया, बिकॉज 1/, यस डायमेंशन है 1/k के डायमेंशन आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज 1, 4 एंड पाई जो है वो डायमेंशन लेस है, तो एप्सिलॉन का जो डायमेंशन होगा 1/k का डायमेंशन हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/डायमेंशंस ऑफ k। डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/डायमेंशन ऑफ k। ये भी समझ में आ गया। अब k की वैल्यू निकाल के देखो, k की वैल्यू क्या होगी। अगर एप्सिलॉन मैंने तुम्हें वैल्यू बता रखा कि एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 हो रही है, k की वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली? वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दशा पढ़िया पढ़ी. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ कंप्लीट हो जाए तो अनम्यूट करके बता सकते हो क्या आंसर क्या है। k की वैल्यू कितनी आ रही है? k की जो वैल्यू आनी चाहिए, k की वैल्यू तुम्हारी आनी चाहिए 9 × 10⁹। देखो आ रही है या नहीं? ये आना चाहिए फॉर वैक्यूम।
फॉर वैक्यूम, हर मीडियम का डिफरेंट होता है। के की वैल्यू फॉर वैक्यूम है 9 × 10⁹, और ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये पूरा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो खुद से। आ रहा है आंसर? ये वैल्यू आ रही है? सर 8.99 into 10⁹ आ रहा है। कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली वही हो जाएगा 8.99 × 10⁹। यस सर ठीक है। ये भी आ जाए तो उसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते, 10⁹ होना चाहिए, 8.99 10⁹। अप्रोक्सीमेटली यही हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक है, बिकॉज जो हम लोग चूज करें 8.85, ऐसा नहीं कि 8.85 ही होता है, इसके आगे भी डेसिमल प्लेस आते रहते हैं ये, और भी कैलकुलेशन टफ होता है। 3.14 भी एग्जैक्टली 3.14 नहीं होता है, ये भी 3.1415 ऐसे चलता रहता है। अप्रोक्सीमेटली जो कैलकुलेशन आएगा वो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.9 के अराउंड। तो अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ यूनिट्स क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ओनली फॉर वैक्यूम, ये वैल्यू ओनली फॉर वैक्यूम, हर मीडियम का डिफरेंट होता है। ये बात क्लियर होगी? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट, उसमें हम रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का देखते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी वो हो जाएगा इक्वल टू वैक्यूम का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर, ठीक है, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हेलो, गैलेक्सी M20 डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना? ये क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ किसी भी मीडियम का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, उसको कितने टाइम्स एज कंपेयर टू वैक्यूम की परमिटिविटी का, ठीक है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज हाउ मेनी टाइम्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये है क्या? एप्सिलॉन क्या है?
एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ सर सर ये परमिटिविटी का मतलब क्या है सर? कि वो कितना अलाउ कर रहा है दोनों फोर्स को इंटरेक्ट करने के लिए, दोनों चार्जेस को इंटरेक्ट करने के लिए। वो हर मीडियम का डिफरेंट वैल्यू होता है। अब दो चार्ज तुमने रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रख दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास कुछ मैसेज भेजना चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है, उसको खींचना चाहता है, ठीक है, एक अट्रैक्शन है इनके बीच में। बट ये कितना इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां तक जा पाएगा, ये डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टी पे। मीडियम की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, कि मीडियम कितना अलाउ कर रहा है एक चार्ज को दूसरे के साथ बात करने के लिए, कितना इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, कितना अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए अलाउ करता है। दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। समझ आया मतलब? यस सर। मीडियम कितना अलाउ कर रहा है किसी चार्ज को दूसरे चार्ज के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए, तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सिंबल होता है इसका एप्सिलॉन आर। सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी के यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होंगे? इसके यूनिट्स क्या होंगे, डायमेंशंस क्या होंगे? और ये सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं एग्जाम में, आ सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है ये जरा। इसके यूनिट्स क्या होंगे, डायमेंशन क्या होंगे, बताओ। एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या होगा डायमेंशन इसका? बताओ बताओ, अभी तक तो आ गया होगा आंसर। कोई तो बताओ, आंसर नहीं आ रहा। ये एक रेशियो है, जब भी कोई रेशियो होता है सेम टाइप की चीजों का रेशियो, तो डायमेंशन क्या होता है? लेंथ Unit. डिवाइड डायमेंशन क्या होगा इसका? Dimension. डायमेंशन लेस हो गई। Dimensionless. हाँ करेक्ट। इसके यूनिट्स भी कुछ नहीं है, डायमेंशन भी कुछ नहीं है। यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। सिर्फ एक रेशियो, एक नंबर है ये। यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। इसके यूनिट्स भी नहीं है, डायमेंशंस भी नहीं है। दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। और तुम लोगों ने अगर कैपेसिटर्स पर रखा है तो कैपेसिटर्स के सारी प्रॉपर्टीज को यही इफेक्ट करता है। कैपेसिटर के बीच में जो मीडियम है उसकी वैक्यूम है, एयर है, या कोई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह होता है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
वो एक्चुअली एप्सिलॉन आर से ही कनेक्टेड होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी उसको इफेक्ट करता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये पॉइंट पूरा क्लियर होगा? Yes. इसी को हम लोग अब एक और टर्म्स में बात कर सकते हैं। ये नोट कर लिया हो तो मैं क्लियर करता हूँ बोर्ड को। नोट कर लिया होगा, बहुत टाइम से है ये। अब लिखते हैं इसका नेक्स्ट तरीके से कैसे समझेंगे इसको। अब मान लो कि दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही रख लेते हैं सिंपल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। ये पहले रखा है वैक्यूम में, पहले इसको वैक्यूम में रखा है और बाद में इसको सेकंड केस में मीडियम के अंदर रखा है। पहले रखा है वैक्यूम में, बाद में रखा है मीडियम में। अब हमें दो फोर्स मिलेगी। पहले केस में जो फोर्स मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एफ वैक्यूम। क्या बोलते हैं उसको? एफ वैक्यूम। उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड केस में जो फोर्स होगी उसको हम लोग बोलते हैं एफ मीडियम। उस मीडियम में कितना फोर्स आ रहा है? उस मीडियम में कितना फोर्स आ रहा है? एफ मीडियम। ये हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। मीडियम में क्या फोर्स आ रहा है? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने कैलकुलेट करना है फाइंड एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम कितना होता है। ये रेशियो कितना निकल के आता है? करो कैलकुलेट। फाइंड एफ वैक्यूम। सर क्या करना है? इसका तुम्हें रेशियो निकल, रेशियो ऑफ वैक्यूम में जो फोर्स था और मीडियम में जो फोर्स था उनका रेशियो कितना बनेगा हमारे सिंबल्स के टर्म्स में। हमारे जो सिंबल्स उसके हिसाब से क्या बनना चाहिए रेशियो? वैक्यूम में जो फोर्स है अपॉन जो मीडियम में फोर्स आता है, दोनों को डिवाइड करो, क्या बचता है? कैंसिल क्या होता है, बचता क्या है, बस वो देख के। 1:1 बच रहा है सर। नहीं 1:1। दोनों का एप्सिलॉन डिफरेंट है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन है। यस सर। ये वैक्यूम वाला एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ एप्सिलॉन है। फर्क सिर्फ एप्सिलॉन का होता है। देखो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा Q1। Epsilon not. क्या आ रहा है? Sir, epsilon upon epsilon not. ठीक है, करेक्ट है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो न्यूमरेटर था Q1 Q2 बाई 4πε0 आर स्क्वायर, इसको जब डिवाइड करेंगे, जब भी दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, हम लोगों को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऊपर आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, तो 4πε आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा Q1 Q2। अब जो सेम चीज़ें कट जाएंगी, Q1 कट जाएगा, Q2 कट जाएगा, 4π कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन जो बच गया वो क्या? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ये कटेंगे नहीं, ये बच जाएगा। ये जो रेशियो, इस रेशियो को हम लोगों ने कुछ नाम दे रखा है पहले से। इस रेशियो का कुछ नाम हम लोगों ने पहले रख रखा है। Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Absolute permittivity. इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी हो गया एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। लिख लो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया? एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। नोट कर लो, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं तुम्हें करवा देता हूँ, जो बोर्ड्स में पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस में आए हुए हैं। सर ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गया
एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। वैक्यूम में कितना फोर्स था अपॉन मीडियम में कितना फोर्स। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका एक और नाम भी, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये सेम चीज का नाम है। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये बात समझ आ गई तो बताना। Yes, sir. ओके। अब एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो जो आ चुका है, ऑलरेडी आया हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, आ चुका है पहले ही। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस। ये क्वेश्चन आया 2010 में आया, ये क्वेश्चन 2010 में आया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस having equal charges, 2 point charges having equal charges separated by 1 meter, 2 point charges having equal charges separated by 1 meter, separated by 1 meter, experience of force of 8 newton, experience of force of 8 newton when placed in vacuum, experience of force of 1 experience of 8 newton, experience of force of 8 newton when placed in vacuum। ठीक है, 2 point charges having equal charges separated by 1 meter, experience of force of 8 newton when placed in vacuum। What will be the force, what will be the force experienced by them, what will be the force experienced by them, what will be the force experienced by them if they are held in water, what will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance, what will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance given dielectric constant of water is 80, given dielectric constant of water is 80, given dielectric constant of water is 80। कहीं अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हो गिवन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर लिखने का तरीका ऐसा होता है के वाटर, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर बता रहा है। के वाटर लिखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। यूनिट्स कुछ भी नहीं, यूनिट्स कुछ भी नहीं, मतलब क्या है कि ये रेशियो की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है एक्चुअली इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। क्या बता रखा है इन्होंने, एक फोर्स बता रखा है 8 न्यूटन। ये कहां पे है, ये इन वैक्यूम है, इन वैक्यूम।
और दूसरा फोर्स पूछ रहे हैं तुमसे, सेकेंड फोर्स पूछ रहे हैं तुमसे इन वाटर कितना होगा ये। करो कैलकुलेट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2010 में। आंसर आए तो बताना। वन मार्क्स का क्वेश्चन तो तुम टाइम बहुत कम लगा सकते हो इसके ऊपर, 1 या 2 मिनट ही बहुत टाइम है इसके लिए। हम लोग लास्ट में पूरा प्लान करेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, 5 मार्क्स में कितना टाइम देना है। तो लास्ट में पूरा प्रॉपर प्लान बनाएंगे और फिर कुछ 5 6 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंडिंग में। बोर्ड के हिसाब से पूरी तैयारी करनी है और टेस्ट भी बीच में लेते रहेंगे क्लास में। जीरो पॉइंट वन न्यूटन करेक्ट आंसर। दोबारा ट्राई करना। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.1 न्यूटन करेक्ट, करेक्ट 0.1 न्यूटन करेक्ट है। सर मेरा भी वही आया 1/10 1/10 आ रहा है, ठीक है। न्यूटन। 0.1 न्यूटन करेक्ट है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है इसको? हमारा जो फॉर्मूला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, फॉर्मूला क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन दैट मीडियम। ठीक है, तो वैक्यूम में फोर्स कितना है? वैक्यूम में फोर्स है 8 न्यूटन्स और मीडियम में जो फोर्स है वही हमें निकालना है। वाटर वाला जो फोर्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर हमें पता है 80। फोर्स कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू 8/80। 1/10। 10 का आंसर दिया हुआ 0.1 न्यूटन। ठीक है, 0.1 न्यूटन यस सर। करेक्ट है। तो तुम्हें ये क्लियर हो गया कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Yes, sir. परमिटिविटी, it is the ratio of force between two charges placed in vacuum to the ratio to the force between the two charges when placed in that। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ
Relative permittivity is the ratio of, it is the ratio of force between two charges, when placed in vacuum, to the force between the charges, when placed, the force between the charges when placed in a medium, keeping the distance, maintaining the distance between them to be same, या फिर keeping the distance between them as constant, keeping the distance between them as constant. उनके distance को change होने देना है, keeping the distance between them constant. उनके distance को change नहीं होना allowed नहीं है between them constant. या maintaining the same distance between them, ऐसा लिख देते हैं, maintaining the same distance between them when placed in a medium, maintaining the same distance between them, तो वो भी चलेगा, ठीक है, when placed in a medium, maintaining the same distance between them. तो ये definition है जो कि तुम्हारे अगर तुमसे फॉर्मल पूछते हैं कि व्हाट इज डिफाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिफाइंड रिलेटिव परमिटिविटी, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, वो भी लिख सकते हैं. मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम भी चलेगा, या कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट, ये भी चलेगा. दोनों ऑप्शंस अपने पास, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट और मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम. ये पॉइंट क्लियर होगा मेरे ख्याल से. मेंटेनिंग डिस्टेंस बिटवीन देम. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डाइपोल. नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास? डाइपोल. डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ equal and opposite charges. System of equal and opposite charges. Equal and opposite charges separated by a small distance. Separated by a small distance. इनमें डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए. Separated by a small distance. डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए. Separated by a small distance. ठीक है, इसको बोलते हैं डाइपोल. सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये हो जाएगा डाइपोल. ठीक है, इसके लिए एक टर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे सिंबल जो है ऐसे दिखा सकते हैं इसको. दो चार्ज ऐसे बनाए, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और दोनों में सेपरेशन है ना, सेपरेशन ऐसा किसी और कलर के पेन से दिखा देते हैं. ये इनका सेपरेशन है. सेपरेशन का के लिए यूज कर रहे हैं 2L. सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं 2L. सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं 2L. ठीक है, अब हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी को लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. एक फिजिकल क्वांटिटी को लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. उसका डायरेक्शन किधर होता है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? किसी को पता है
डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू निगेटिव, किधर होता है ये? इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। मार्क कर लो। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन, एक वेक्टर होता है, डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे प्रॉपर वेक्टर के सिंबल में अगर बनाया जाए इसको तो कैसे बनेगा ये? एरो इसके हेड पे बनाना चाहिए, एक्चुअली यहाँ हेड पे बनना चाहिए। तो ये एक वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है जो किधर पॉइंट कर रहा है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट कर रहा है। उसका टेल है निगेटिव चार्ज पे, हेड है पॉजिटिव चार्ज पे, ऐसा वेक्टर होगा। हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोल रहे हैं इसको? डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर होता है डाइपोल मोमेंट, और ये होता है इक्वल टू, ये होता है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम। ये इसका मैग्नीट्यूड है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इतना होता है। और डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है पी वेक्टर। डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है पी वेक्टर, ये इसका मॉड है। डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इसका मॉड ये है q मल्टीप्लाइड बाई चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, इसका मॉड हम लोगों ने कैलकुलेट किया, पी वेक्टर का मॉड कैलकुलेट किया, तो वो आ रहा है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है बात? नोट कर लो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नोट कर लो। डाइपोल मोमेंट, कॉपी करने के बाद डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन नोट करेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट कई बार पूछ चुके हैं पास्ट ईयर एग्जाम में, कई बार आ चुका है। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? ये बहुत बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्केलर है, वेक्टर है, एंड डिफाइन डाइपोल मोमेंट। तो लिख लो डेफिनेशन। डाइपोल मोमेंट of an electric dipole, dipole moment of an electric dipole is equal to, dipole moment of an electric dipole is equal to product of dipole moment of an electric dipole is equal to the product of charge is equal to the product of magnitude of charge and the separation between the two charges. Product of magnitude of charge and the separation between the two charges. Product of magnitude of charge and separation between the two charges, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। लेंथ ऑफ डाइपोल होता है सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस को हम लोग लेंथ ऑफ डाइपोल कहते हैं। यहाँ इस एग्जांपल में 2L है, 2L इस एग्जांपल में लेंथ ऑफ डाइपोल है, 2L is the length of dipole। इस एग्जांपल में 2L is the length of dipole और Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, 2L है लेंथ ऑफ डाइपोल, जो कि सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस है। क्लियर है? यस सर। डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे? स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर है? डाइपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर है? ऑलरेडी मैं इसका आंसर दे चुका हूं।
डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर pointing dipole moment is a vector pointing from negative towards positive charge. Dipole moment is a vector pointing from negative charge towards positive charge. नोट कर लो इस बात को कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है सारा कुछ? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है q मल्टीप्लाई बाय 2l, q मल्टीप्लाई बाय 2l, चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ डाइपोल, q मल्टीप्लाई बाय 2l, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डाइपोल. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट है कूलम मीटर. ये सारी बातें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर. बोर्ड क्लियर कर सकते हो? इरेज कर कर सकते हो दो इसको? अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड. नोट कर लो. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले समझते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में करना शुरू करेंगे अगले क्लास से. हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिटेल में करेंगे. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल वगैरह भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल कर लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर लेंगे फोर्स एंड फील्ड दोनों के लिए. ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज बस समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बेसिकली फोर्स होता है ना, फोर्स दो टाइप के होते हैं. फोर्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट, और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स. एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स. जो दो बॉडी एक दूसरे को पुश कर रही है वो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में नहीं है, के हिसाब से कांटेक्ट फोर्स होगा या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा. बात समझ में आई? 11th में तुमने फ्रिक्शन पढ़ा होगा. फ्रिक्शन के टाइम Yes. कोई बॉडी अगर ऐसे मूव कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होता है, फ्रिक्शन को पीछे की तरफ पुल कर रहा होता है. इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है? क्या लगता है तुमको, दोनों बॉडीज कांटेक्ट में या नहीं है? फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स है. फ्रिक्शन इज एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है. बट एक दूसरा फोर्स हमें दिखाई देता है कि एक पेड़ है, देख के लग नहीं रहा है पेड़ है, बट हाँ चलो पेड़ है ये. इसके नीचे नीचे कौन बैठा है? न्यूटन बाबा बैठे हैं इसके नीचे. न्यूटन इसके नीचे बैठा है. यहाँ से एप्पल गिरता है, इसके सर पे टकराता है. एप्पल क्यों नीचे गिरा? बिकॉज अर्थ ने इसको नीचे की तरफ पुल किया. एप्पल को अर्थ ने नीचे पुल किया. अर्थ एंड एप्पल का जो फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है? एप्पल कांटेक्ट में है या नहीं कांटेक्ट में? सर कभी ना कभी तो आएगा ही कांटेक्ट में. जब आ जाएगा तब तो बात अलग है. अभी जो पुल कर रहा है तो कांटेक्ट में या नॉन कांटेक्ट है? अभी सर नॉन कांटेक्ट में. ठीक है. एक्चुअली इस फोर्स को कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. इस फोर्स को कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स. एग्जांपल क्या है इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है.
दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर सकती है दूर से ही, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, मतलब एक मैग्नेट रखा है, मैग्नेट, इससे थोड़ा दूर तुम अगर आयरन रखते हो, आयरन की पीसेज रखते हो, अट्रैक्ट करेगा या नहीं अट्रैक्ट करेगा? दूर से अट्रैक्ट करता है या नहीं अट्रैक्ट करता है? बताओ क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा? अगर टेबल पे बहुत सारे नेल्स रखे हुए हैं, उसके पास मैग्नेट लाएंगे तो क्या वो उड़ के चिपकते हैं उसके पास या नहीं चिपकते हैं? स्टिक कर सर जाता है अगर मैग्नेट। आयरन हाँ, आवाज नहीं क्लियर हुई। अगर सर अगर आयरन मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में है तो ऑफ कोर्स हाँ करेगा। हाँ, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो फील्ड वर्ड आ गया ना यहाँ पे, फील्ड। तो यस सर। करता है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक करता रहेगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक नहीं करता है, कुछ दूर तक करता है अट्रैक्ट। फील्ड को समझेंगे हम लोग, फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो तो समझेंगे हम लोग बाद में। लेकिन हाँ, कुछ दूर तक ऐसा होता है कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो अट्रैक्ट करता है विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी कर सकता है। ग्रेविटेशन में अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिज्म में भी अट्रैक्ट करता है, वो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा तो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेगा। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। यहाँ तो बेसिक सारा कुछ क्लियर ही होगा। यस सर। यस सर। अब होता है एक कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्चुअल में एक इफेक्ट है। चार्ज एक इफेक्ट क्रिएट करता है अपने आसपास में। चार्ज जहां भी रखा हुआ है, एक स्टेशनरी चार्ज जहां भी रखा हुआ है, वो अपने आसपास में एक इफेक्ट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक इफेक्ट क्रिएट करता है, इफेक्ट क्रिएटेड बाय चार्ज अराउंड इटसेल्फ। इफेक्ट क्रिएटेड बाय चार्ज अराउंड इटसेल्फ। इफेक्ट क्रिएटेड बाय चार्ज अराउंड इटसेल्फ होना चाहिए था, इटसेल्फ मैंने पहले ही लिख दिया। इफेक्ट क्रिएटेड बाय चार्ज अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, इफेक्ट क्रिएटेड बाय चार्ज अराउंड इटसेल्फ, अपने आसपास में वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है हर पॉइंट पे। दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं उसका फील्ड। अपने आसपास में हर जगह वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है। एक और इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ये मैं एक्चुअली स्फेरिकल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं रहा। तो चार्ज अपने आसपास में क्या स्फीयर स्फीयर टाइप का, मतलब एक कुछ बना रहा होगा, उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है कि अगर मान लो कहीं पे हम लोग जाते हैं, किसी रूम के अंदर हम लोग जाते हैं, किसी रूम में हम लोग जाते हैं, उस रूम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, रूम के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाखों इन्फानाइट पॉइंट्स हैं, मतलब समझ सकते हो इन्फानाइट पॉइंट्स, लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं इसके अंदर, रूम के अंदर। अब हमने चेक करना है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट को हमने चूज कर लिया, इस पॉइंट पे फील्ड है या नहीं। तुमसे पूछा कि फील्ड है या नहीं, यस और नो, फील्ड वहां पे है या नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि फील्ड है या नहीं? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए फील्ड है या नहीं, हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोग अपनी तरफ से एक चार्ज लेके जाएंगे। मान लो प्रोटॉन लेके जाते हैं, एक प्रोटॉन लेके जाते हैं, एक प्रोटॉन को पकड़ के हम लोग ले जाएंगे इस रूम में और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली रखेंगे हम लोग। अगर प्रोटॉन को हम लोगों ने रखा और छोड़ा, प्रोटॉन को वहां पे रख के हम लोगों ने छोड़ा, हमने ऑब्जर्व किया, बाई चांस हमने एक बार ऑब्जर्व किया कि प्रोटॉन इधर को भागा, प्रोटॉन इधर को भागा। हमने जब प्रोटॉन को रिलीज किया तो प्रोटॉन इधर को भागा। इसका मतलब क्या कि प्रोटॉन पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में।
इसका मतलब है कि प्रोटॉन पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर ऐसा होता है किसी रूम में, अगर प्रोटॉन को रखते हैं और उस पर एक फोर्स लगता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पे एक फील्ड था, उस फील्ड ने उस प्रोटॉन को पुश किया। एक फील्ड पहले से था यहाँ पर, उस फील्ड ने प्रोटॉन को पुश किया। फील्ड प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगा सकता है, फील्ड प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगा सकता है, फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगा सकता है। ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पार्टिकल में फोर्स लगा सकता है। कितना फोर्स लगाता है? मान लो एफ फोर्स हम लोगों ने मेजर किया, एफ फोर्स लगा रहा है अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स अपॉन चार्ज इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लेना, फोर्स अपॉन चार्ज इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत कॉमनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं। क्या होता है? ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया? और जिस चार्ज को हम लोग लेके गए हैं अपने साथ चेक करने के लिए, जिस चार्ज को हम लोग लेके गए हैं फील्ड को चेक करने के, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को लेके जाएंगे रूम के अंदर हम लोग टेस्ट कर, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की चार्ज हमें पहले से पता होनी चाहिए। फोर्स अपॉन चार्ज विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। फोर्स अपॉन चार्ज विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन है, एक हम लोग चार्ज, टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमें पता है पहले से। टेस्ट चार्ज मान लो 2 कूलम्स की वैल्यू है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू 2 कूलम्स है। रूम में लेके गए हम लोग, फोर्स कितना लगा उसके ऊपर? फोर्स लगा उसके ऊपर कितना 50 न्यूटन मान लेते हैं। चार्ज लेके गए हम लोग 2 कूलम चार्ज, ये टेस्ट चार्ज था। टेस्ट चार्ज इज 2 कूलम्स। फोर्स एक्सपीरियंस है 50 न्यूटन का फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। बताओ, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। कर सकते हो कैलकुलेट? F/Q कर देंगे ना सर? हाँ, सिंपल वही फॉर्मूला है भगवान। 50/2। इसका टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है? डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है। करेक्ट है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? तुम लोगों का भी आंसर आ गया। टाइम बहुत सर कितना आ रहा है आंसर? एफ अपॉन क्यू कितना आ रहा है वैल्यू? 50/2 25 25। आंसर 25। और यूनिट्स क्या आ रहा है इसका? यूनिट्स क्या हो रहा है इसका? न्यूटन पर कूलम। हाँ, तो याद रखना कि यूनिट्स क्या होता है इसका? इसका यूनिट्स होता है न्यूटन पर कूलम। इसकी वैल्यू आ रही है 25 न्यूटन पर कूलम। 25 न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है, वो होता है न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। और इसका डायमेंशंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशंस क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। डायमेंशंस क्या होगा? डायमेंशन निकाल लो, फिर आज की क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या होती है चीजें। M L T-3A-1। ठीक है, फोर्स को डिवाइड करना है चार्ज से। फोर्स का क्या होता है? M1 L1 T-2 डिवाइड करना है AT से। इनको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा डायमेंशन? ये बनेगा M1 L1 A-1 हो जाएगा और T-3 हो जाएगा। तो ऐसे डायमेंशंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है।
फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को बोल देते हैं हम लोग। एक्चुअल में तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते रहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इंटेंसिटी ऑफ Yes, Yes, sir. sir. या इलेक्ट्रिक फील्ड। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो तुम लोग व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, मुझे कोई डाउट आ रहा है तुम्हें इस टॉपिक में। स्लोली हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आज ठीक का है यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। सर इसी टाइम पे कल भी? क्लास नेक्स्ट कब रखा जाए, कल या परसों? थर्सडे रख ले क्या, एक दिन छोड़ के? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रख लेते हैं। चलेगा सर। चलो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सेम टाइम 4:30 to 6। ठीक है, ठीक है सर। ओके डन। थैंक यू सर।